तो मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछ जाती हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर की सबसे मुख्य मेमोरी होती है ऑप्शन नंबर ए रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है RAM का पूरा नाम क्या है, मीन्स रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रोम। रोम की विशेषता क्या है। जो रोम होता है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन ए यह अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन बी इसमें डेटा बदला जा सकता है। ऑप्शन सी यह स्थायी मेमोरी होती है। एंड ऑप्शन डी है यह केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए होती है। तो रोम होती है, रोम की क्या विशेषता होती है? रोम होती है, रोम स्थायी मेमोरी होती है। रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। एंड आपसे पूछे रैम, रैम कैसी मेमोरी है? रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। जो ईपी रोम है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ऑप्शन डी एक्सचेंज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कैश मेमोरी होती है आखिर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी डेटा बैकअप करने के लिए। ऑप्शन सी वायरस स्कैनिंग के लिए। एंड ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क क्लीन करने के लिए। कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है। जो हार्ड डिस्क होती है आखिर वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। पूछा गया है जो हार्ड डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है। एस रैम एंड डी रैम में अंतर क्या है? ऑप्शन ए एस रैम अधिक तेज होती है, डी रैम अधिक सस्ती होती है। ऑप्शन बी डी रैम अधिक तेज होती है और एस रैम अधिक सस्ती होती है। ऑप्शन सी है दोनों एक जैसी होती हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी है डी रैम स्थायी मेमोरी होती है। तो पूछा गया है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। एस रैम अधिक तेज होती है और डी रैम अधिक सस्ती होती है। जो एस रैम होती है वो अधिक तेज होती है और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए। ऑप्शन बी जब रैम कम हो तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा अस्थायी मेमोरी के रूप में उपयोग करने के लिए। ऑप्शन सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेसर पर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है जब रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कम हो तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा अस्थायी मेमोरी के रूप में प्रयोग करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पहली पीढ़ी
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन से घटक का प्रयोग किया जाता था। जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे, आखिर उसमें किस घटक का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, माइक्रो प्रोसेसर का, या इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। यदि आपसे पूछता सेकंड जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ट्रांजिस्टर का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। जो ट्रांजिस्टर है, आखिर इसका प्रयोग किस जनरेशन की, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? पहली पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था किस पीढ़ी में? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था सेकंड पीढ़ी में, और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस प्रकार की, मीन्स किस जनरेशन में, किस पीढ़ी में किया गया था? आईसी चिप। आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो आईसी चिप का प्रयोग किया गया था आपका तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी के में ट्रांजिस्टर, और तीसरी के में आईसी चिप पीढ़ी का प्रयोग किया गया था। आईसी चिप का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, आखिर उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है यूनिवैक, ऑप्शन नंबर बी एनीवैक, ऑप्शन नंबर सी IBM 650, एंड ऑप्शन नंबर डी है एप्पल 1। तो पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक। एनी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था। जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्हें कंप्यूटर जनक कहा जाता है। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था? एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, एंड ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया था? तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इन दोनों को डिजाइन किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च किया था। जो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ने पहला पर्सनल कंप्यूटर PC कब लॉन्च किया था? 1975 में, 1981, 1990 या 2000 में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1981 में। IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर कब लॉन्च किया था? तो सन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है पहला प्रोसेसर कौन सा था। जो पहला प्रोसेसर है, आखिर वो कौन सा था? इंटेल 8080, 8080, ऑप्शन बी इंटेल 4004, ऑप्शन सी इंटेल 8086, एंड ऑप्शन नंबर डी है मोटोरोला 68000। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल 4004। क्वेश्चन में पूछा गया था पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, जिसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? जिसे इंटेल कंपनी द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, उसमें ऑटो टेक्स्ट फीचर का प्रयोग आखिर किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सेव करने के लिए, फॉर्मेटिंग स्टाइल बदलने के लिए, बार बार प्रयोग होने वाले टेक्स्ट को जल्दी इंसर्ट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बार बार प्रयोग होने वाले टेक्स्ट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब किया जाता है। जो ट्रैक चेंज होता है, आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को एन्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन सी हेडर और फुटर जोड़ने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्पेलिंग मिस्टेक सुधारने के लिए। जो ट्रैक चेंज है, आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्यूमेंट के में
किए गए सभी परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग क्या है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर उसमें मेल मर्ज फीचर का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए, कई डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी, एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भेजने के लिए। ऑप्शन सी है, एक डॉक्यूमेंट से अन्य डॉक्यूमेंट लिंक करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आखिर उसमें मेल मर्ज फीचर का उपयोग क्या होता है। तो मेल मर्ज फीचर का उपयोग होता है एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजने के लिए मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो वी लुक अप फंक्शन होता है मीन्स वर्टिकल लुक अप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एक कॉलम में दिए गए डेटा को दूसरी जगह से खोजने के लिए। ऑप्शन बी, सभी डेटा को छोटा करने के लिए। ऑप्शन सी, ग्राफ बनाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नई सीट को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक कॉलम में दिए गए डेटा को दूसरी जगह खोजने के लिए। में जो आपका एक कॉलम में जो डेटा दिया हुआ है उसको दूसरी जगह से खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को फ्रीज करने का क्या फायदा। जो फ्रीज है आप एक कॉलम को फ्रीज कर देते हैं तो आखिर इसका क्या फायदा है। ऑप्शन ए, कॉलम को हटाने से रोकने के लिए। ऑप्शन बी, एक कॉलम को स्थिर रखने के लिए ताकि स्क्रॉल करने पर वह दिखता रहे। ऑप्शन बी, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी सेल को लॉक करने के लिए। तो पूछा गया है कॉलम को फ्रीज करना। तो कॉलम फ्रीज का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर मैं पहला कॉलम है मेरा, मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब मेरे कितने भी कॉलम आते जाएंगे अंदर जाते आएंगे लेकिन जो पहला कॉलम है मेरा हमेशा दिखता रहेगा। इसको बोलते हैं कॉलम फ्रीज करना। तो इसका मतलब जो होता है कि आपका वो कॉलम हमेशा स्थिर बना रहेगा। स्क्रॉल करने पर आप कितने भी कॉलम को स्क्रॉल करते जाइए लेकिन आपको जो पहला कॉलम फ्रीज हो चुका है वो कॉलम आपको हमेशा दिखता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में भाट एफ एनालिसिस फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो भाट एफ एनालिसिस फीचर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, संभावित परिणामों की गणना करने के लिए। ऑप्शन बी, सेल्स में डुप्लीकेट डेटा खोजने के लिए। ऑप्शन सी, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है चार्ट बनाने के लिए। जो भाट एज एनालिसिस है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभावित परिणामों की गणना करने के लिए भाट एज एनालिसिस फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है। जो स्लाइड मास्टर होता है आखिर इसका क्या कार्य है। ऑप्शन ए, सभी स्लाइड में एक समान डिजाइन और फॉर्मेट लागू करने के लिए। ऑप्शन बी, स्लाइड को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन सी, एनिमेशन जोड़ने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो स्लाइड मास्टर होता है आखिर इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है सभी स्लाइड में एक समान डिजाइन और फॉर्मेट लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्या, स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है। तो इसका कार्य होता है सभी स्लाइड में एक समान डिजाइन करने के लिए या फॉर्मेट लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कस्टम एनिमेशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। ऑप्शन बी, स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी, स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम, CTRL कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या आती है, कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड आती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कस्टम एनिमेशन होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपर लिंक जोड़ने का क्या लाभ है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसमें हाइपर लिंक को जोड़ने का क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए है
यह स्लाइड को लॉक रखता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह किसी अन्य डॉक्यूमेंट, वेब पेज या स्लाइड पर जाने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बदलता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, यह स्लाइड को डिलीट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने का क्या फायदा है। तो हाइपरलिंक का मतलब होता है एक ही पेज में कई पेजों को लिंक करना, हाइपरलिंक कहलाता है। मीन्स आप वर्तमान पेज पर हैं, यदि मैं इस पेज पर लिंक लगा देता हूं तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैं जिस पेज की भी लिंक लगाई होगी वो पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने का क्या लाभ है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह किसी अन्य डॉक्यूमेंट, वेब पेज या स्लाइड पर जाने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इंटरनेट पर आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया है। तो जो इंटरनेट पर आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए। ऑप्शन सी वेब पेज लोड करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है फायरवॉल सेटिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दिए हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और अपना ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है डीएनएस का पूरा नाम क्या है। जो डीएनएस होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप कोई फुल फॉर्म याद करें, उस फुल फॉर्म की विथ मीनिंग याद करें, क्योंकि आपने सिर्फ डी से डोमेन बस याद कर लिया तो आपको नेम सर्विस वो आपको कंफ्यूज कहीं से भी कर सकता है। तो किसी भी फुल फॉर्म को याद करें तो उसको बाकायदा विथ मीनिंग याद करें। जैसे डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लैन और बैन में मुख्य अंतर क्या है। जो लैन और बैन होता है इनकी फुल फॉर्म जानते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए लैन छोटा नेटवर्क होता है जबकि वैन बड़ा नेटवर्क होता है। ऑप्शन बी वैन केवल वायरलेस होता है। ऑप्शन सी है लैन केवल इंटरनेट पर चलता है। एंड ऑप्शन डी है वैन की स्पीड हमेशा तेज होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैन। लैन होता है ये छोटा नेटवर्क होता है जबकि वैन होता है बड़ा नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। आप फुल फॉर्म की मदद से भी सुन सकते हैं। लैन मतलब लोकल, लोकल के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। लोकल मीन्स कम क्षेत्र के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है, जबकि वैन का प्रयोग किया जाता है बड़े नेटवर्क के लिए मीन्स सैटेलाइट के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा गया है वाईफाई किस तकनीक पर आधारित होती है। जो वाईफाई होती है वो किस तकनीक पर आधारित होती है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। यह किस तकनीक पर आधारित होती है। ब्लूटूथ पर, रेडियो वेव्स पर, इंफ्रारेड पर या ऑप्टिकल फाइबर पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव्स पर। वाईफाई किस तकनीक पर आधारित होता है। तो रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया है पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नेटवर्क की स्पीड जांचने के लिए। ऑप्शन बी नेटवर्क में कनेक्टिविटी जांचने के लिए। ऑप्शन सी नेटवर्क बंद करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है वायरस को स्कैन करने के लिए। पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क में कनेक्टिविटी जांच करने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा मैंने पहले ही बताया कि फुल फॉर्म आपको विथ मीनिंग के बाकायदा याद करनी है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कार किसने किया था। तो www का आविष्कार किया गया था
टिम बर्नर्स ली द्वारा www का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। FTP, TCP/IP, SMTP या HTTP। FTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मिस एक सेकंड FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पूछा गया था डेटा इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया है डार्क वेब किसका भाग है। जो डार्क वेब होता है ये किसका भाग है। सरफेस वेब का, डीप वेब का, सोशल मीडिया का या क्लाउड स्टोरेज का। जो डार्क वेब होता है आखिर ये किसका भाग है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीप वेब का ये भाग है। डार्क वेब किसका भाग होता है। तो डार्क वेब होता है आपका डीप वेब का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। 33 में पूछा गया है इंटरनेट पर पहला नेटवर्क कौन सा था। जो इंटरनेट पर पहला नेटवर्क कौन सा था। ARPANET, NFF, NSF नेट, WWW या टेलनेट। तो इंटरनेट पर पहला नेटवर्क कौन सा था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ARPANET। इंटरनेट का पहला नेटवर्क था आपका ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है। तो ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट का पहला नेटवर्क था आपका ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो आपको किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर सी है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा गया है CC और BCC का उपयोग ईमेल में क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले CC और BCC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, CARBON कार्बन कॉपी। और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब कार्बन कॉपी एंड BCC का मतलब ब्लाइंड VLIND ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड CC का मतलब कार्बन कॉपी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि BCC और CC का उपयोग ईमेल में क्यों किया जाता है। आखिर इन दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है ईमेल में। ऑप्शन नंबर ए बड़ी फाइल अटैच करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है एक ही ईमेल में को कई लोगों तक भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ईमेल को सेव करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट स्पीड जांचने के लिए। तो BCC और CC का उपयोग ईमेल में क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक ही ईमेल को कई लोगों तक भेजने के लिए CC और BCC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में 36 में पूछा गया है फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या होता है। जो फिशिंग अटैक होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर सी है फाइल डाउनलोड करना एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट पर सर्च करना। जो फिशिंग अटैक होता है आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईमेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना। ये फिशिंग अटैक का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है ई कॉमर्स का क्या अर्थ है। जो ई कॉमर्स होता है आखिर इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग, ऑप्शन बी इंटरनेट का व्यापार, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली एंड ऑप्शन नंबर डी है सरकारी पोर्टल। ई कॉमर्स का क्या अर्थ है। तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा
ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है B2B। B2B का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। मॉडल का उदाहरण क्या है? जो B2B का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन, ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी अलीबाबा एंड ऑप्शन नंबर डी है फेसबुक। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलीबाबा। क्वेश्चन में पूछा गया था B2B मॉडल का उदाहरण क्या है? तो अलीबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा गया है ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए OTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी QR कोड एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ई कॉमर्स में ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए आप पेमेंट को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको किस तकनीक का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी OTP। इसलिए कभी भी अपना OTP हर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड क्यूआर की मदद से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट पर वीडियो स्ट्रीमिंग करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराना एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकारी पोर्टल बनाना। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराना ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा गया है MWC का पूरा नाम क्या है? जो MWC है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो MWC का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MWC का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा गया है डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो डिजी लॉकर होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल फाइल स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल फाइल स्टोरेज के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें गवर्नमेंट जो भारत सरकार द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट माने होते हैं जैसे आपका लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिजिटल फाइल स्टोरेज के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है आधार कार्ड किस ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है? जो आधार कार्ड है वो किस ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए ई एजुकेशन, ऑप्शन बी ई ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर सी ई टूरिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी है ई पेमेंट। तो पूछा गया है आधार कार्ड किस ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ई ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा ई ऑथेंटिकेशन। जो आधार कार्ड ई गवर्नेंस सेवा के अंतर्गत आता है तो ई ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा गया है फायरवॉल का क्या कार्य? जो फायरवॉल है आखिर इसका क्या कार्य होता है? वायरस हटाना, ऑप्शन बी नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑनलाइन फाइल शेयरिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। फायरवॉल का कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, ये फायरवॉल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है आखिर ये क्या करता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाता है, ऑप्शन बी यूजर की फाइल को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट कनेक्शन तेज करता है एंड ऑप्शन डी है डेटा बैकअप करता है। तो रैनसमवेयर क्या करता है? तो रैनसमवेयर का कार्य होता है यूजर की फाइल को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है यूजर की फाइल को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है, आखिर उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रैनसमवेयर। आपसे क्वेश्चन
अप टू डाउन या डाउन टू अप कैसे पूछ सकता है, रैनसमवेयर से पूछ सकता है। क्या करता है, ये डेटा को एनक्रिप्ट करके फ्रॉडी कौन मांगता है, तो रैनसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन बी अकाउंट सुरक्षा बढ़ाना, वायरस हटाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट ब्लॉक करना। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य होता है अकाउंट सुरक्षा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य होता है अकाउंट सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा गया है डबल DOS अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डबल DOS है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अटैक करने का, किसी सर्वर को ओवरलोड कर उसे डाउन करना। ऑप्शन नंबर बी है पासवर्ड चोरी करना, बैंक अकाउंट हैक करना, या कंप्यूटर वायरस फैलाना। तो जो डबल DOS अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है किसी सर्वर को ओवरलोड करके उसे डाउन करना। ये डबल DOS का काम होता है, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है इनकॉग्नो मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो इनकॉग्नो मोड होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट स्पीड के लिए, ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट बनाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है वायरस को हटाने के लिए। जो इनकॉग्नो मोड होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्नो मोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग गूगल क्रोम में किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसका मतलब जो होता है आप जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं तो एक नया इनकॉग्नो मोड खुल जाता है। आप इसमें कुछ भी सर्च कीजिए, इसकी हिस्ट्री नहीं बनती है। तो इनकॉग्नो मोड का प्रयोग किया जाता है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा गया ट्रोजन हॉर्स क्या है। जो ट्रोजन हॉर्स है ये क्या है। ऑप्शन ए एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन बी इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन सी ईमेल सर्विस, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूछा गया है जो ट्रोजन हॉर्स है, आखिर ये क्या है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एथिकल हैकिंग होती है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सिस्टम की सुरक्षा जांचना, ऑप्शन नंबर बी डेटा चोरी करना, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल डिलीट करना। जो एथिकल हैकिंग होती है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम की सुरक्षा जांचना। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम की सुरक्षा जांचना। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।